गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपका स्वागत करते हैं आईसी मंत्रा क्लासेस पर। और आज हम जानेंगे इंडो चाइना 1962 वॉर के बारे में, जो कि मैं मानता हूं कि हर एक स्टूडेंट और हर एक इंडियन को इस वॉर के बारे में पता होना चाहिए, इस वॉर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बैड हिस्टोरिक मूवमेंट रहा है इंडिया के लिए। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी इंडिया और चाइना के बारे में और किस तरह से चाइना ने इंडिया को धोखा दिया। बिकॉज उस टाइम पर हिंदू चीनी एक नारा था जो कि बहुत पीक पे था, और उसके बावजूद भी चाइना ने इंडिया पर हमला किया। और हम सीखेंगे कि इस वीडियो में कि इंडिया ने इस वॉर में कितनी गलतियां करी और इंडिया किस तरह से इस वॉर को हार गया। साथ ही साथ इंडिया ने ये वॉर हारी और बहुत सी चीजें जानी कि जिस तरह से हमारा आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो कितना वीक था, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना वीक था। इस वॉर में इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो बहुत पुरानी गन्स लेकर फाइट में गए थे, लड़ने गए थे, और उसके अपोजिट में चाइना के पास न्यू वेपन्स थे, न्यू टेक्नोलॉजी थी। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हम इस वॉर को हार गए। बट ये एक मेन रीज़न नहीं है, मेन रीज़न बहुत सारे हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर। इसके बाद इंडिया ने जो अपना डिफेंस सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग किया। इससे पहले इंडिया का जो डिफेंस बजट हुआ करता था वो बहुत छोटा होता था। उस डिफेंस बजट पे उन्होंने फोकस किया और अपना डिफेंस बजट को इंक्रीज किया। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हम लोगों के लिए, एग्जाम के लिए भी। और तो भारत और चाइना का युद्ध किस तरह से हुआ वो सब जानने से पहले हम देखते हैं कि भारत और चाइना के जो रिलेशन थे वो किस तरह से थे स्टार्टिंग में। तो एक चीज़ और आप समझी ली, इंडो चाइना वॉर 1962 है, उसको हम सीनो इंडो वॉर भी बोलते हैं। अब ये पॉइंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पॉइंट पूछा भी गया है। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली और इसके 2 साल बाद, केवल 2 साल बाद चाइना को आज़ादी मिली। 2 साल बाद चाइना के अंदर सिविल वॉर खत्म हुई और इस सिविल वॉर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी। और दूसरी जगह ताइवान जो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी। और जैसे ही चाइना बना तो पूरे वर्ल्ड ने, अगर मैं खासकर अमेरिका और कुछ अदर कंट्रीज की बात करूं, तो उन्होंने यूएन में चाइना का अपोज किया, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया ने हमेशा से ही चाइना का सपोर्ट किया और इंडिया ने चाइना को यूएन के लिए रिकॉग्नाइज किया। तो देखिए, जब चाइना बना 1949 में, तो चाइना और इंडिया के बीच एक बफर किंगडम था तिब्बत, जिसकी वजह से चाइना और जो इंडिया की बाउंड्रीज थी वो कुछ हद तक सेपरेट थी, अलग अलग थी। परंतु चाइना के बनते ही उसके 1 साल बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत एक ऑटोनोमियस कंट्री थी, मतलब कुछ हद तक उसको आज़ादी मिल चुकी थी और कई सालों से तिब्बत अपनी एक अलग सरकार बनाता था। वहाँ पर एक अलग लीडर था, दलाई लामा, जो कि तिब्बत की सरकार को चलाया करते थे। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो इंडिया ने चाइना का अपोज नहीं किया, जिसकी वजह से जो तिब्बत था वो चाइना का पार्ट बन गया। चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से इंडिया और चाइना एक सेम बाउंड्री को क्या करने लगे, शेयर करने लगे। आप इस बाउंड्री को देख पा रहे होंगे, इस सेम बाउंड्री को शेयर करने लगे। तो अब एक बात ये समझ लीजिए कि जो ये बाउंड्री थी ये ही एक डिस्प्यूट बाउंड्री थी, और इस बाउंड्री की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना का वॉर कुछ हद तक यही एक मेन रीज़न रहा वॉर के पीछे। तो क्यों रहा ये अभी आप वीडियो में आगे समझोगे, ठीक है, पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे।
और जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और चाइना के ऊपर जब इंटरनेशनली प्रेशर आया तो चाइना ने बोला कि जो तिब्बत जो था वो हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट रहा है। कहीं ना कहीं हमेशा से ही चाइना पर जो चाइनीज़ शासक हैं उनके अंडर रहा है तिब्बत हमेशा से ही। तो हम इस पर कब्जा कर रहे हैं और इसे अपने कब्जे में ले बाद 1954 में इंडिया और चाइना ने पंचशील साइन किया। पंचशील 5 रूल थे, 5 लॉ थे जो कि इंडिया और चाइना ने साइन किए। उस लॉ में क्या था कि दोनों देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। प्लस में दोनों कंट्री एक दूसरे के बॉर्डर का रिस्पेक्ट करेंगे। और इसी के बाद भारत ने मान लिया कि तिब्बत चाइना का भाग है अब, और चाइना का तिब्बत पर हिस्टोरिकली हक है। और इसके बाद इंडिया ने यह भी बोला कि इंटरनेशनली अगर कोई प्रेशर आता है तो जो भारत है तिब्बत के केस पर चाइना का कभी अपोज नहीं करेगा, तिब्बत के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। नेहरू जी ने भी पार्लियामेंट में यह बोला कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है और चाइना का हिस्टोरिकली और कल्चरली तिब्बत पर। चलिए देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट था बाउंड्री को लेकर वो कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ये डिस्प्यूट है ये 1950 के बाद स्टार्ट हुआ। ये जो डिस्प्यूट था ये तभी से था जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था और चाइना में चाइनीज़ एम्पायर्स थे। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट चला हुआ था ये तभी से चला हुआ था। और मेनली जो बॉर्डर था, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर था वो अनमार्क्ड था। मतलब अनमार्क्ड का मतलब कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं थी कि मैं ये बोल दूं कि यहाँ से इंडिया स्टार्ट है और यहाँ से चाइना स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पुराने टाइम पर क्या हुआ करता था कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ तिब्बत किंगडम है और यहाँ पर लद्दाख का किंगडम है। तो वो क्या करते थे कि जो भी नेचुरल बैरियर होते थे, नेचुरल बैरियर का मतलब जो भी हिमालय हुआ करते थे, जैसे यहाँ हिमालय की चोटी है तो इसका जो चोटियाँ होती थी उनको ही ये क्या करते थे, बाउंड्री मान लिया करते थे। तो कोई भी मार्क्ड बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में नहीं थी शुरू से ही। और जब से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जब तक तिब्बत एक अलग स्टेट था तब तक चाइना का इस बाउंड्रीज पर कोई फोकस नहीं था। पर जैसे ही चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो चाइना इन बॉर्डरीज पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। और अगर हम मेनली देखें कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम चलें तो ये जो आप रेड लाइन देख पा रहे हो, ये है मैकमोहन लाइन। और जो कि ब्रिटिश इंडिया और चाइना जो एम्पायर थे तभी से ये बाउंड्री क्रिएट कर दी गई थी। और ये बाउंड्री एक्चुअल में क्या थी, नेचुरल बैरियर थे। यहाँ जो थे हिमालयास की बहुत बड़ी बड़ी पीक थी। तो उस टाइम क्या डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश इंडिया और जो चाइनीज़ एम्पायर थे उन्होंने उन बैरियर्स को, उन्हीं हिमालय की पीक्स को क्या इंडिया और उस टाइम पर जो अब जो हमारा इंडिया है और उस टाइम अब जो हमारा चाइना है, इनके बीच की बाउंड्री मान लिया था। उसके बाद देखिए मेन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि चाइना जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अभी अरुणाचल प्रदेश है, इसको वो साउथ तिब्बत का पार्ट मानने लगा। चाइना का कहना था कि ये आप देख पा रहे हो जैसे कि ये तिब्बत है, तो ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का कहना था कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो यहाँ से फिर इंडिया और चाइना के थोड़े रिलेशंस में खटास आने लगी। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, जो ये एरिया है, इस एरिया में एक टाउन है जिसका नाम है ताइवांग।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। जो ताइवांग जो टाउन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूटान, इंडिया और चीन, इन तीनों कंट्रीज की जो बाउंड्री है वो मिलती है, टच करती है। तो जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर वॉर किया था, तो चाइना ने इंडिया पर ताइवांग से ही वॉर करना स्टार्ट किया था और वो यहाँ से वॉर करते करते असम तक पहुँच गए थे। तो डोकलाम का भी अभी जो आपको पता है कि डिस्प्यूट खड़ा हुआ था वो भी यहीं पर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और देखिए एक बात आप जान लीजिए कि ताइवांग जो ये टाउन है, यहाँ पर एक बहुत फेमस बुद्धिज्म मोनेस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि फेमस बुद्धिज्म मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए ताइवांग। तो ये बात आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखिए आप जब भी इंडो चाइना 1962 पढ़ोगे तो आपको एक नाम सुनने को जरूर मिलेगा, NEFA, जिसकी फुल फॉर्म होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब ये क्या है देखो एक बार ध्यान से समझना। 1954 में भारत सरकार ने जो ये NEFA जो एक एरिया है इसको असम से अलग किया और ये एरिया NEFA को सौंप दिया। उसके बाद 1987 में यही एरिया हमारा स्टेट बना अरुणाचल प्रदेश। तो ये बात देखिए आपको याद रखनी है कि NEFA क्या था, हमारा अरुणाचल प्रदेश ही था, बट 1987 में उसको पूरी तरह से स्टेट का दर्जा दे दिया गया और फिर उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से हम जानने लगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक देखो मेन जो डिस्प्यूट एरिया था इंडिया और चाइना को बीच में, तो एक तो ये वाला एरिया था, आप समझ गए होंगे कि अरुणाचल प्रदेश वाला, जो कि आज भी है डिस्प्यूट एरिया। आज भी इंडिया और चाइना के बीच में इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। और दूसरा जो एरिया था देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है अक्साई चीन। ठीक है, जो कि हमने 1962 के वॉर में हमने इसको खो दिया और चाइना के अंडर में अब ये है। अब इस एरिया के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये बहुत ही ऊंची पहाड़ियों पर ये एरिया है और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से इस एरिया पर ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं जाता था और इस एरिया के लिए ज़्यादा लड़ाई भी नहीं लड़ी गई। तो चलिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए आप जो ये देख पा रहे हो, जो कि मैं अभी पेन से खींच रहा हूँ, ये हमारी है LAC। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये LOC से बिल्कुल अलग है। LOC जो है वो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है, लाइन है, और LAC जो है वो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है। अब ये लाइन 1962 के वॉर के बाद खींची गई, उससे पहले ये लाइन नहीं थी। ठीक है, 1962 के बाद ये खींची गई। तो आपको याद रखना है कि LAC LOC से अलग है। ठीक है, और ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये इंडिया और चाइना के बीच है बॉर्डर। तो आपको देखिए दो बॉर्डर अभी समझ में आ गए होंगे इंडिया और चाइना के बीच। एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा मैकमोहन, ये वाला जो एरिया था ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्या था मैकमोहन, और ये है LAC। अब देखिए अगर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आप ध्यान दीजिए। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो आप देख पा रहे हो, जो मैं अभी पेन से खींच रहा हूँ, ये है LOC
लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो देखिए LAC और LOC में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक बता देता हूं जो कि इस एरिया में आती है। ये है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है और इसका जो 30 to 40% पार्ट है वो इंडिया के अंदर आता है और रेस्ट पार्ट जो होता है वो चाइना के अंदर आता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरी पेंगोंग लेक है, ठीक है। तो ये पार्ट इसका इंडिया के अंदर आ रहा है और ये अपना बाउंड्री हो गई इंडिया की, और ये वाला पार्ट जो है वो चाइना के अंदर आ रहा है। अप्रॉक्स ये 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लंबा एक लेक है। इसके साथ ही देखिए ये है मुरेरी लेक जो कि इंडिया के अंदर है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये लेक कहाँ पर है। और देखिए जो ये सो होता है, सो इसका मतलब होता है लद्दाख लैंग्वेज में तालाब, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इतना जानने के बाद अपनी हम मेन वीडियो पे आते हैं, मतलब मेन टॉपिक पर हम आते हैं। तो देखिए अब इतना होने के बाद धीरे धीरे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे, इतना तो हम समझ चुके थे कि वहाँ वो थोड़े थोड़े खराब होने लगे थे। अब ज़्यादा खराब कब हुए, तब चाइना ने 1956 में एक रोड बनाया जिसका नाम था, आप यहाँ देख सकते हो मैप के अंदर, G219। ये रोड बनाया और चाइना ने ये रोड बनाया था तिब्बत पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कि वो तिब्बत पे और तिब्बत के जो प्लेटूज हैं उस पे अपना जो कंट्रोल है वो अच्छे से पूरी तरह कर ले। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो ये येलो लाइन है जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ ब्लू कलर का, ये वो रोड है ये, ठीक है। अब क्या होता था, ये जो ये रोड था ये लासा कैपिटल है कहाँ की, ये याद रखना, लासा कैपिटल होगी आपकी तिब्बत की ये कैपिटल है। ये लासा जो है तिब्बत में, जो तिब्बत की कैपिटल थी, उसको ज्वाइंट करता था जिंगजियांग से। चलो अब रोड बनाया चाइना ने, तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम थी? इंडिया को ये प्रॉब्लम थी, देखिए आप यहाँ, ये देखिए यहाँ पे अभी तुम बाउंड्री नहीं देख पा रहे होंगे, LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि मैंने अभी पेन से बनाया है क्योंकि थी भी नहीं है पहले। इंडिया ने ये बोला कि जो ये अक्साई चीन था, इस अक्साई चीन से चाइना ने रोड कैसे बना दिया, क्योंकि जो ये रोड बना था ये अक्साई चीन के जो पहाड़ थे उन्हें काट कर बनाया गया था, और इंडिया उस टाइम ये कहता था कि अक्साई चीन पर हमारा हक है, तो चाइना अक्साई चीन से रोड किस तरह से बना सकता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाकर इंडिया और चाइना के रिलेशन और ज़्यादा खराब होने लगे। और सबसे हद की बात देखो, मैं अब आपको बताता हूँ कि इंडिया का उस टाइम IB जो इंटेलिजेंट ब्यूरो था वो कितना वीक था। चाइना ने ये रोड बनाया 1956 में, है ना, और इंडिया को इस रोड के बारे में पता चला 1959 में। 3 साल तक तो इंडिया को इस रोड के बारे में पता ही नहीं चला, है ना। और देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक बहुत ऊंचाई पर ये हमारा अक्साई चीन था और यहाँ पे आबादी बहुत कम थी, तो इंडिया का ज़्यादा ध्यान यहाँ जाता भी नहीं था। बट यार IB का तो काम है ना, उनका तो ध्यान जाना चाहिए था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पता नहीं इंडिया के जो मिनिस्ट्री थी और जो ये IB था ये क्या करता था उस टाइम पर, आई थिंक सो, पता नहीं यार। तो अब इंडिया को पता चला ये 1959 में, ठीक है, 1956 में पता ही नहीं चला था, ये बात ध्यान रखना। अब 1959 में इंडिया को पता चला कि भाई चाइना ने इस तरह का रोड बना दिया है और वो रोड अक्साई चीन से होकर जा रहा है। तो इंडिया ने चाइना से भाई बोला कि आपने इस तरह से क्या करा, क्यों करा, ये सब बातें हुई। अब इसी के साथ साथ एक घटना और हो गई। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे चीनी जो सेना थी उसका इंटरफेरेंस तिब्बत में बढ़ने लगा, और ये सब चीज देखकर 1958 में पूर्वी तिब्बत के जो खम्पा लोग थे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें
कुछ तो सफलताएं मिली, पर अंत में चीनी सेनाओं ने उन लोगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उनका जो विद्रोह था, उनके विद्रोह को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके बाद दलाई लामा को धमकियां मिलने लगी और उन पे खतरा बढ़ने लगा। इसके बाद उन्होंने भारत में शरण लेने का मन बनाया और भारत उन्हें शरण देने के लिए तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के बाद दलाई लामा ने खंपा विरोध के बारे में उन्हें सारी जानकारी दी और इसके बाद नेहरू जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला कि भारत जो है वो तिब्बत की आज़ादी के लिए चीन से युद्ध नहीं लड़ सकता। यहाँ तक कि नेहरू ने ये बोल दिया, नेहरू ने यह भी कहा कि सारी दुनिया मिलकर भी तिब्बत को आज़ाद नहीं कर सकती जब तक कि चीन की पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। उन्होंने इतनी बात बोल दी कि पूरा वर्ल्ड भी मिलकर तिब्बत को आज़ाद नहीं कर सकता कि जब तक चीन को ही नष्ट ना कर दिया जाए। तो आप ये बात समझ सकते हो कि चीन जो है वो कितना जिद्दी देश है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे पहले तो उस हाईवे की वजह से खराब हो गए और फिर दलाई लामा के इंडिया आने की वजह से ये चीज़ें और ख़राब हो गई। और इसके बाद जो बॉर्डर था इंडिया और चाइना का, वहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक तरह से छोटा मोटा माइनर जो घटनाएं होने शुरू हो गई। कि क्या होता था, जैसे कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, तो चाइना के जो सैनिक होते थे या सोल्जर्स होते थे वो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्हें गोली मार दिया करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। और ये छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ थी ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो 1959 से लेके 1961 तक ये 2 साल तक इस तरह से चलता रहा। सीमाओं पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया और फाइनली जाकर आप लोग जानते ही हो कि युद्ध हुआ, बट उससे पहले भी अभी बहुत कुछ हुआ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब यार दोस्तों, तुम इतनी बात समझने की कोशिश कीजिए, जब इंडिया और चाइना के बीच इतना ज़्यादा रिलेशन खराब हो गए थे, इसके भी 1960 में जो इंडिया को वीटो पावर देने का प्रस्ताव हुआ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और रशिया ने डिसाइड किया कि हम जो है वीटो पावर के लिए पहले उन्होंने इंडिया को ऑफर किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एशिया में, देखिए वीटो जो पावर थी, वीटो पावर एशिया में किसी एक देश को मिलनी थी, तो सबसे पहले ये ऑफर इंडिया को की गई और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि इस पावर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ये पावर उन्होंने चाइना को दिला दी। मैं मानता हूँ ये नेहरू जी की और इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि देखिए आज भी चाइना इसी वीटो पावर का यूज़ कर इंडिया के ऊपर दादागिरी करता है और इसका बहुत, आज भी इंडिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ता है। आप देखिए, आप समझने की कोशिश करना कि अभी इंडिया के अंदर पुलवामा हमला हुआ था जिसमें हमारे 46 जवान शहीद हो गए थे, इसमें भी चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया। तो आप देख लीजिए, जो इंडिया ने वीटो पावर चाइना को दी, आज उसी वीटो पावर का यूज़ कर चाइना इंडिया पर दादागिरी करता है। तो देख लो, अपनी खुद की गलती आज इंडिया के सामने आ रही है। अब देखो क्या यूज़ किया कि यूएन में फिर चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और मसूद अजहर पर बैन नहीं लगने दिया। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत वीटो पावर के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज ये इस वीटो के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी अगर इस वीडियो में आपको बताता हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, अब थोड़ा सा एक बार समझ लो वीटो पावर। देखो, वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति नहीं देना। और जो वीटो पावर मिला हुआ है ये 5 कंट्रियों को मिला हुआ है। इसकी स्थायी जो सदस्यता मिली हुई है, इसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो डियर स्टूडेंट, अभी इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जो कि आप जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरी स्टोरी के लिए कि इसके बाद क्या हुआ क्या कि मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि 1960 में जो चाइना के फर्स्ट प्रीमियर थे वो इंडिया आए और उन्होंने कुछ प्रस्ताव इंडिया के सामने रखे और नेहरू जी ने वो रिजेक्ट कर दिए। तो बहुत ही
इंटरेस्टिंग कहानी है अभी सेकंड पार्ट में, वो आप जरूर देखना। तो मिलते हैं हम आपको सेकंड पार्ट में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए ये नॉलेजेबल थी या नहीं थी, ये आप कमेंट पे ज़रूर कीजिए। और आपको अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।